नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का जो 5वां अध्याय है अनुसंधान पद्धतियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। पद्धतियाँ का अर्थ होता है कार्य विद्या, यानी कार्य करने के तरीके। इसमें है समाजशास्त्रियों को समाज के अन्य लोगों से अलग बनाती है, यानी कि समाजशास्त्रियों को समाज के अन्य लोगों से अलग बनाती है, यानी कि समाज के जो विचारक है, उनको अन्य लोगों से वो अलग ही दिखाई देते हैं। उनकी वे पद्धतियाँ या कार्य विधियाँ जिसके द्वारा ज्ञान एकत्रित होता है, समाजशास्त्र में पद्धति विशेष महत्व दिया गया है। यानी कि उनकी जो कार्य विद्या है जिसके द्वारा ज्ञान एकत्रित होता है, यानी कि जो समाज के प्रति जो ज्ञान है, समाज का जो ज्ञान है वो एकत्रित करते हैं, वो समाजशास्त्र में पद्धति विशेष महत्व दिया गया है। समाजशास्त्र की लोगों के जीवन अनुभवों में गहरी रुचि है, यानी कि समाजशास्त्र की लोगों के जीवन अनुभवों की गहरी रुचि है। समाजशास्त्री सिर्फ प्रेक्षणीय लोगों का प्रेक्षण ही नहीं करते, बल्कि इसमें शामिल लोगों की भावनाओं तथा विचारों को भी जानने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि समाजशास्त्री जो है वो लोगों की भावनाओं को और उनके विचारों को जानने का प्रयत्न करते हैं। वे विश्व को उनकी आंखों से देखना चाहते हैं और वो विश्व को जो है अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। समाजशास्त्र में अध्ययन पद्धति को विशेष महत्व इस कारण दिया जाता है क्योंकि इसमें अध्ययन में शामिल लोगों तथा अध्ययन में नहीं शामिल लोग दोनों के विचारों को समझने की आवश्यकता होती है। यानी कि समाजशास्त्री जो है वो समाज से जुड़े हुए लोगों का अध्ययन करते हैं। कुछ पद्धति शास्त्री मुद्दे। पद्धति शास्त्री शब्द का आशय है अध्ययन की पद्धति से है, यानी कि किसी समाज का अध्ययन करना वो किसके अंतर्गत आता है? पद्धति शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसमें उन तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें समाजशास्त्री वो वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि समाजशास्त्री उन मुद्दों पर है ना, उन तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें समाजशास्त्री वो वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि वैज्ञानिकता से जुड़े हुए उल्लेखों को या उनसे विज्ञान से जुड़ी हुई संस्कृति को बताने का कार्य करता है। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता तथा व्यक्ति परकता, यानी कि समाजशास्त्र में जो है किसका प्रयोग किया जाता है कि वस्तुनिष्ठता तथा व्यक्ति परकता का प्रयोग किया जाता है। वस्तुनिष्ठता से आशय है, यानी कि वस्तुनिष्ठ किसे कहते हैं? क्या आशय? पूर्वाग्रह रहित, यानी कि पूर्व अनुभवों या पूर्व किसी तथ्यों से रहित है। घटना तथ्य से या केवल तथ्यों पर आधारित होता है, यानी वस्तुनिष्ठ या किसी तथ्य के ऊपर आधारित होता है। फिर दूसरा होता है व्यक्तिपरक से तात्पर्य, यानी कि व्यक्तिपरक किसे कहते हैं? कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत मूल्यों तथा मान्यताओं पर आधारित हो, यानी व्यक्तिपरक किसे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई या उसके मुद्दों पर या उसकी मान्यताओं पर आधारित होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिपरक कहते हैं। सभी विज्ञानों ने वस्तुनिष्ठ होने व केवल तथ्यों पर आधारित पूर्वाग्रह रहित ज्ञान उपलब्ध कराने की आशा की जाती है, परंतु प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक विद्वानों ने ऐसा करना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि समाज विज्ञानी उस संसार का अध्ययन करते हैं जिसमें वे स्वयं रहते हैं। यानी कि समाजशास्त्री जो है वह जिस समाज में रहते हैं उस समाज से जुड़े हुए लोगों का अध्ययन वो करते हैं। मानव संबंधों की सामाजिक दुनिया है, इससे समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता की विशेष समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि समाज जो है वो किससे है? मानव संबंधों की सामाजिक दुनिया है। यानी कि समाजशास्त्री इस समाज को क्या मानते हैं कि सामाजिक दुनिया के रूप में इसे मानते हैं। इससे समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता की विशेष समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर है समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। पहला है पूर्वाग्रह की समस्या, यानी कि पूर्व अनुमान जो है, पूर्व मान्यता जो है उसकी समस्या उत्पन्न होती है।
फिर है सामाजिक विश्व में सच्चाई के अनेक प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धा या व्याख्या शामिल होती हैं। समाजशास्त्र में प्रतिस्पर्धा तथा परस्पर विरोधी विचारों वाले क्षेत्र विद्यमान है। यानी कि समाजशास्त्र में प्रतिस्पर्धा यानी कि ये होड़ा होड़ी जो है उसको परस्पर विरोधी विचारों वाले जो लोग हैं वो इसमें विद्यमान होते हैं। इन कठिनाइयों के कारण समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता एक बहुत कठिन तथा जटिल वस्तु बन जाती है। लेकिन वर्तमान की समाजशास्त्री परंपरागत वस्तुनिष्ठता की धारणा को भ्रामक मान रहे हैं। यानी कि वस्तुनिष्ठता की जो सोच है वो उसे गलत ठहराते हैं। परंतु प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में सामाजिक विज्ञानों में ऐसा करना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि समाज विज्ञानी उस संसार पूर्वाग्रह की समस्या सामाजिक विश्व में सच्चाई के अनेक सामाजिक विश्व में सच्चाई के अनेक प्रतिस्पर्धा रूप या व्याख्याएं शामिल है। समाजशास्त्र में प्रतिस्पर्धा तथा परस्पर विरोधी विचार वाले क्षेत्र विद्यमान है। यानी कि समाजशास्त्र के अंदर प्रतिस्पर्धा यानी कि होड़ा होड़ी जो है उसके तथा परस्पर विरोधी विचारों वाले क्षेत्र विद्यमान होते हैं। इन कठिनाइयों के कारण वस्तुनिष्ठता एक बहुत कठिन तथा जटिल वस्तु बन जाती है। लेकिन वर्तमान में समाजशास्त्री परंपरागत वस्तुनिष्ठता की धारणा को भ्रामक मानते हैं। वे अब वस्तुनिष्ठता को पहले से प्राप्त अंतिम परिणाम के स्थान पर लक्ष्य प्राप्त हेतु निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया के रूप में सोचने पर बल देते हैं। यानी कि समाजशास्त्र के अंदर जो संस्कृति है या समाज से जुड़े हुए लोगों का जीवन शैली है वो किसके रूप में मानते हो कि पद्धति यानी कि परिणाम और आर्थिक परिणाम के स्थान पर आर्थिक परिणाम के स्थान पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु चलने वाली निरंतर प्रक्रिया के रूप में उसे मानते हैं। फिर आगे है बहुविधि पद्धतियाँ तथा पद्धतियों का चयन। समाजशास्त्र में अनेक सच्चाइयाँ तथा दृष्टिकोण होने के साथ साथ बहुविध पद्धतियाँ भी इसमें शामिल हैं। प्रत्येक पद्धति का अपना महत्व तथा अपनी सीमाएं होती है। इसीलिए इसी बात पर महत्व दिया जाता है कि पूछे जा रहे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी पद्धति का चयन सबसे उपयुक्त होगा। यानी कि समाजशास्त्रियों के लिए बहुविध जो पद्धति है यानी कि पद्धतियों का चयन की समाज के अंदर किसी क्षेत्र में या किसी पक्ष में जवाब देने के लिए कौन सी पद्धति का चयन सबसे उपयुक्त रहता है। इसमें होता है पद्धतियों का वर्गीकरण। समाजशास्त्र द्वारा सामान्यतः की जाने वाली विभिन्न पद्धतियों का वर्गीकरण तथा श्रेणीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। पहला है परंपरागत आधार पर वर्गीकरण, मात्रात्मक तथा गुणात्मक पद्धतियाँ। परंपरागत आधार पर वर्गीकरण, मात्रात्मक तथा गुणात्मक पद्धतियाँ। परंपरागत ढंग से समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र की पद्धति की मात्रात्मक तथा गुणात्मक पद्धति में वर्गीकरण किया जाता है। मात्रात्मक पद्धति में गणना की जाती है, यहाँ घटकों को मापा जाता है। यानी कि जो घटक है उनको माप करके या उनकी तुलना करके देखा जाता है। यह पद्धति प्रेक्षण किए जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन करती है। यानी कि यह पद्धति जो है प्रेक्षण करने वाले यानी कि प्रयोग करने वाले पद्धति पर आधारित होती है। फिर आगे है गुणात्मक पद्धति। यानी कि गुणात्मक पद्धति किसे कहते हैं। गुणात्मक पद्धति अत्यधिक अमूर्त यानी कि यह पद्धति जो है अमूर्त तथा मुश्किल से नापी जाने वाली प्रघटनाओं जैसे मनोवृत्तियाँ, भावनाएं आदि का अध्ययन करती है। यानी कि गुणात्मक पद्धति के द्वारा किसी की भावनाओं को या मनोवृत्तियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। यह प्रेक्षण न किए जा सकने वाले तो मूल्यों तथा अन्य व्याख्यात्मक चीज़ों का अध्ययन करती हैं। फिर आगे है आंकड़ों के प्रकार के आधार पर प्राथमिक तथा द्वितीयक अध्ययन पद्धतियाँ। जो पद्धतियाँ प्राथमिक है ना किसे कहते हैं कि जो पद्धतियाँ प्राथमिक या नए आंकड़े बनाती हैं
उसे प्राथमिक अध्ययन पद्धति कहते हैं। जैसे साक्षात्कार यानी कि किसी के आमने सामने बैठ करके वार्तालाप करना, सहभागी यानी कि अपने मित्र, अवलोकन आदि यानी कि किसी क्षेत्र का देख करके उसके बारे में सूचना देना या उसका विश्लेषण करना। अतः ये पद्धतियाँ पहले से उपलब्ध आंकड़ों दस्तावेजों पर निर्भर होती है, यानी कि पहले से जो आंकड़े हैं या उससे संबंधित जानकारियाँ हैं उस पर आधारित करती है। उन्हें द्वितीय पद्धति कहते हैं। जैसे ऐतिहासिक पद्धतियाँ यानी कि पुराने आंकड़ों के आधार पर अध्ययन किया जाता है तो उसे द्वितीय पद्धति कहते हैं। जैसे ऐतिहासिक पद्धतियाँ, ऐतिहासिक संस्कृति से समाज से जुड़ी हुई जो बातें थी उसको ऐतिहासिक पद्धतियाँ कहते हैं। ये तीसरा है व्यष्टि या समष्टि पद्धतियाँ। व्यष्टि पद्धति वह थी जिसमें प्रायः एक शोधकर्ता होता है, यानी कि किसी घटना के बारे में या समाज की संस्कृति के बारे में जो शोध करता होता है, यानी कि खोज करने वाला होता है, वो इससे जुड़ा हुआ होता है। जो छोटे तथा घनिष्ठ परिवेश में कार्य करता है, जैसे साक्षात्कार, सहभागी, प्रेक्षण आदि। फिर आगे है समष्टि पद्धतियाँ। वे हैं जो बड़े पैमाने पर यानी कि विस्तृत रूप में अधिक शोधकर्ता के द्वारा अध्ययन करती है, जैसे सर्वेक्षण, अनुसंधान आदि। समष्टि पद्धति रहती है, उसमें अधिकतर एक से अधिक लोग जो होते हैं, समाजशास्त्री जो होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे सर्वेक्षण यानी किसी क्षेत्र का सर्वे करना या अनुसंधान आदि। विभिन्न पद्धतियों को अनुपूरक की तरह प्रयोग करना संभव है, यानी अनुपूरक का मतलब है कि उससे संबंधित पद्धतियों को इसके साथ जोड़ा जाता है। फिर है पद्धति का चयन। सामान्यतः पद्धति का चयन जो है अनुसंधात्मक के प्रश्नों की प्रकृति, अनुसंधानकर्ता प्राथमिकताओं तथा समय और आरोग्य संसाधनों के प्रतिबंधों के आधार पर किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में वर्तमान प्रवृत्ति अनुकूल बिंदुओं के से समान अनुसंधान समस्या पर बहुविधि पद्धतियों का प्रयोग करने की है। फिर आगे है सहभागी प्रेक्षण या अवलोकन। समाजशास्त्र में सहभागी प्रेक्षण का आशय उस विशेष पद्धति से है ना, उस पद्धति से जिसके द्वारा समाजशास्त्री अध्ययन किए जाने वाले समाज, संस्कृति तथा लोगों के बारे में जो है अंतःक्रिया शामिल। सहभागी समाजशास्त्र में सहभागी प्रेक्षण का आशय उस विशेष पद्धति है जिसके द्वारा समाजशास्त्री अध्ययन किए जाने वाले समाज, संस्कृति तथा लोगों के बारे में सीखता है, यानी कि लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसमें क्षेत्रीय कार्य किए जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन इसमें किया जाता है। और क्षेत्रीय कार्य में अनुसंधान के विषय में साथ लंबी अवधि की अंतःक्रिया शामिल होती है। फिर दूसरा सहभागी प्रेक्षण या क्षेत्रीय कार्य का समग्र लक्ष्य। इसमें जो है समुदाय के जीने के संपूर्ण तरीकों को सीखना होता है, यानी कि किसी समुदाय के पूर्ण जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का उल्लेख होता है। फिर है सामाजिक मानव विज्ञान में क्षेत्रीय कार्य। फिर द्वितीय श्रेणी के विवरणों पर आधारित अध्ययन। आरंभिक मानव विज्ञानी आदिम संस्कृतियों में शौकिया या उत्साही रुचि रखते हैं। वे किताबी विद्वान हैं। उन्होंने दूरस्थ समुदायों के बारे में, यात्रियों, उपदेशकों, उपनिवेशक, प्रशासकों, है ना, इसके अंतर्गत क्या किया कि संस्कृतियों में शामिल उत्साह रुचि रखते हैं। ये किताबी विद्वान थे। उन्होंने दूरस्थ समुदायों के बारे में, जैसे यात्रियों, उपदेशक, उपनिवेशक, प्रशासकों या सिपाहियों तथा उस स्थान पर गए अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई रिपोर्टों तथा विवरणों का उपलब्ध सूचनाओं को इकट्ठे तथा सुव्यवस्थित किया। जेम्स फ्रेजर ने द गोल्डन, इनकी जो पुस्तक थी द गोल्डन पार्क का अध्ययन तथा दुर्खिम का आदिम धर्म पर किया गया अध्ययन, दुर्खिम का आदिम धर्म में किया गया अध्ययन ऐसे ही द्वितीय श्रेणी के विवरणों पर आधारित थी। लेकिन दूसरी श्रेणी
के विवरणों पर निर्भरता को आगे अविश्वसनीय माना गया। सन 1920 में सहभागी प्रेक्षक या क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान के प्रशिक्षण और मुख्य पद्धति का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाने लगा। लगभग सभी प्रभावशाली विद्वानों ने अपने क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रीय कार्य किए। फिर तीसरा है क्षेत्रीय कार्य प्रक्रिया, यानी कि क्षेत्रीय कार्य किसे कहते हैं। क्षेत्रीय कार्य में समुदाय की जनगणना का उसके सभी लोगों के बारे में विस्तृत जो उपस्थिति है विस्तृत अपने क्षेत्र के जो क्षेत्रीय कार्य में समुदाय की जनगणना कर उसके सभी लोगों के बारे में विस्तृत सूची, जैसे लिंग, आयु, है ना, कि किसी क्षेत्र विशेष की मुख्य घटनाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। जैसे आयु, वर्ग तथा परिवार बनाना, गांव या रहने की जगह का भौतिक नक्शा, जिसमें घरों व अन्य जगहों की अवस्थिति दर्शाई जाती है, यानी कि जो स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति जो है वो इसके अंतर्गत दर्शाई जाती है, क्षेत्रीय कार्य प्रक्रिया के अंतर्गत। फिर है समुदाय में घुल मिलकर वह समुदाय की भाषा सीखता है, यानी समाजशास्त्री जो है जिस समुदाय या जिस समाज का विश्लेषण करता है तो उसके बीच में रह करके वो क्या करता है, अपनी भाषा सीखना है, उसके जीवन का प्रेक्षण करता है, यानी कि उसके जीवन से जुड़ी हुई हर घटनाओं को वो देखता है और उसको वैज्ञानिक पद्धति से या वैज्ञानिक तरीके से उसको समझना या समाज को उसके घटनाओं को या उसके जीवन से जुड़ी हुई बातों को बताता है। वह त्योहारों, धार्मिक तथा अन्य सामूहिक घटनाओं, आजीविका के साधनों, पारिवारिक संबंधों, बच्चों के लालन पोषण के साधनों पर जानने का प्रयत्न करता है कि मनुष्य किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करता है। उसे एक बच्चे की तरह हमेशा क्यों, क्या तथा अन्य प्रश्न पूछते रहना चाहिए। वह अधिकांश सूचना हेतु सूचनादाताओं पर निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त मानव वैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्य के दौरान विस्तृत क्षेत्रीय नोट लेता है, यानी कि विस्तृत जो है उस समाज से जुड़ी हुई घटनाओं को देखता है जो महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि जो मुख्य होते हैं। इसके अतिरिक्त एक दैनिक डायरी भी लिखी जाती है, यानी कि दैनिक डायरी यानी कि उन लोगों के जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक घटनाओं को इस दैनिक डायरी के अंदर लिखने का कार्य करता है। इतना ही